नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कैसे हैं आप? पहले ये बताइए, आनंद में है, मौज में है? ऐसे ही रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। और इस प्रोग्राम में तो होता ही है, हंसते मुस्कुराते सारी बातें हो जाती हैं, खुल्लम खुल्ला वो बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं, इसलिए तो आप हमसे सुनते हैं, हमारे पास आते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा, आज प्रोग्राम में मैं आपको पहले मेहमानों से मैं मिलवा देता हूँ। हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार विनोद अग्निहोत्री साहब। सर, बहुत स्वागत। इस प्रोग्राम में पहली बार शरीक हो रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। सर, सेट वेट पहली बार हूं लेकिन आखिरी बार नहीं हूं। अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिहार की बेटी, यूपी की बहू, ऑथर, कॉलमनिस्ट शुभ्राष्टा जी हमारे साथ हैं। शुभ्राष्टा जी, बहुत स्वागत आपका भी प्रोग्राम में। और रोहन दुआ जी पत्रकार हैं और खोजी पत्रकार हैं। आज क्या खोज के लाए हैं, कहां से खोद के लाए हैं, सब आपको बता देंगे भाई प्रोग्राम के अंदर। आज खबर चाहिए रोहन प्रोग्राम के अंदर। अरे देखिए, मैं आपके सामने, हम क्या करते हैं प्रोग्राम में, थोड़ा सा माहौल भी बना देते हैं इससे, और थोड़ा सा क्या है, इशारा भी मिल जाता है कि बात क्या करने वाले। तो हमें रवायत है कि हम थोड़ा सा ना इसमें शेर से शुरुआत करते हैं, ये हमारी परंपरा है। और परंपरा और अच्छी हो जाएगी अगर सामने वाला भी शेर पे शेर कह दे तो आज हो जाए। सर, हाँ तो शुरू करिए। मैं शुरू करता हूँ। बस एक दूसरी वो शर्त और इस प्रोग्राम की सर, एक शपथ उठानी पड़ती है। अच्छा, जो पहली बार आता है उसको। ये तो पहले आ चुके हैं इसलिए। तो क्या शपथ उठानी पड़ेगी? छुपाना कुछ नहीं है, कुछ नहीं छुपा सकते आप। ठीक है। आप वो पार्लियामेंट्री हो, अनपार्लियामेंट्री हो, कुछ भी हो, ऑफ रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड हो, कुछ भी हो, बस आना चाहिए। तो शपथ को न तो गीता है, न कुरान है, न बाइबल है। आप इस पर यहाँ कॉफी सब कुछ, आप कॉफी पे उठा लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। मंथन इस बात का भी चल रहा है कि भाई कौन हो पार्टी का नया अध्यक्ष, क्योंकि नड्डा साहब का टर्म ओवर हो गया है, तो नए अध्यक्ष की खोज हो रही है। अब इस बात पर निगाह सभी पार्टी में जितने लोग हैं उनकी है कि भाई जो करने वाले हैं वो किसके नाम पर जो है आखिरी मोहर लगाते हैं। लेकिन जो भी वो होगा उसकी निगाह होगी यूपी पर, और जो यूपी में हैं उनकी भी निगाह इस वक्त सबसे ज्यादा इसी बात पर है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनता है। तो मैं इसको यूपी से क्यों जोड़ रहा हूं, ये आपको प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे तो पता चल जाएगा। तो आज का शेर आपकी नजर, आप सबकी नजर, ठीक। गुनाह मुझे मालूम है, तू गुनहगार, तू बता गुनहगार कौन है। गुनाह मुझे मालूम है, तू बता गुनहगार कौन है। हमदर्दों के इस शहर में वफादार कौन है। क्या बात है, क्या बात, बहुत गुनाह मुझे मालूम है, तू बता गुनहगार कौन है। हमदर्दों के इस शहर में वफादार कौन है। किसको ये फिक्र है कि कबीले का क्या हुआ। सब इस बात पर लड़ रहे हैं कि सरदार कौन है। क्या बात है, क्या बात है। कबीला गया भाड़ में हुई, सच में ही चला गया यूपी में। तो अब लड़ाई इस बात की कि सरदार कौन, सरदार कौन, सरदार कौन। तो इसलिए यहाँ लिखा है, देखिए, ब्रांड न्यू बीजेपी। तो पहले तो दो हमारे साथ पत्रकार बैठे हैं, तो शुरुआत खबर से ही हो जाए। नहीं सॉरी, शेर, सर का शेर आना। देखिए, आपने कहा कबीले का सरदार कौन है, इस पर या सरदार कौन बनेगा, या जो सरदार है वो बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, तो इसी पर मैं शेयर कर रहा हूं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। क्या बात है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। अरे सर, कितने दियों में चल रही है रोशनी? देखिए, दियों में तो रोशनी, मैं आपको एक बड़ा किस्सा बताता हूँ, उसके वो बिल्कुल लागू होता है इस पे। 1993 का चुनाव था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का। मैं रामपुर में टहल रहा था, और रामपुर उस समय सेशन साहब जैसा सख्ती नहीं थी चुनाव आयोग की, तो रात रात भर कैंपेनिंग होती थी। अच्छा, रामपुर शहर में जलसे खूब हो रहे थे, जगह जगह खूब भीड़, आतशबाजी, ये मतलब बिल्कुल जैसे लखनऊ की रवायत होती है उस तरह से। तो रिक्शे में मैं घूम रहा था, मैं रिक्शे वाले से पूछा, मुझे अभी नाम याद, रफीक नाम था रिक्शे वाले का। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है चुनाव में? तो उसने 3-4 उम्मीदवारों का नाम लिए और बोला बड़े अंदाज में कि साहब तमाम सितारे टिमटिमा रहे हैं आसमां में, मगर आफ्ताब की बात ही कुछ और है। क्या क्या बात है। तो मैंने कहा भाई आफ्ताब कौन है? साहब आजम खान साहब। अच्छा। तो मैंने इसलिए सुनाया कि तमाम दियों में रोशनी अलग है, लेकिन मशाल तो योगी जी के पास है। दिए बहुत हैं, मतलब मान लीजिए केशव प्रसाद मौर्य भी चमक रहे हैं, ब्रजेश पाठक भी हैं, भूपेंद्र चौधरी भी हैं, ये सब दिए हैं जो अपना, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की मशाल तो योगी आदित्यनाथ के ही पास है। अब वो दिए मिल के मशाल का मुकाबला कर पाते हैं और मशाल को बुझा के खुद मशाल अपने हाथ में ले पाते हैं, या दिए दिए ही रह जाएंगे, मशाल जलती रहेगी। आप सर मुझे चैप्टर 2 पे ले आए। पहले तो चैप्टर 1 की बात, बीजेपी की मशाल किसके हाथ में जाने वाली है? कुछ तो नाम सुन रहे होंगे। देखिए, बीजेपी की मशाल किसके हाथ में जाने वाली, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। और खासकर जो
ये मौजूदा जो पार्टी का लीडरशिप है ना, मोदी जी की और अमित शाह जी की, इसमें पता करना बड़ा मुश्किल होता है। अटल जी के ज़माने में हम लोगों के जो सूचनाओं के स्रोत थे बड़े हरे भरे रहते थे, अडवाणी जी, अटल जी, जोशी जी के ज़माने में। अब सूचनाओं के स्रोत बड़े सूख जाते हैं। फिर भी देखिए, जो जो नाम चले वो सब मंत्री बन गए। हाँ, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, जो भी नाम एम.एल. चले, खट्टर का भी सुन रहे थे खट्टर कभी। जी का, सारे जो 4-5 नाम भूपेंद्र चले, यादव। भूपेंद्र यादव, वो सब मंत्री बन गए। अब जो नाम, जैसे एक नाम बड़ा उभर के आया केशव प्रसाद मौर्य जी का भी कुछ दिनों पहले कि साहब फिर वो चैप्टर 2 में पहुंच जाएगा मामला, ना, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ जुड़ा है। हुआ है। अब सुनील बंसल जी का भी नाम चल रहा है। केशव जी का नाम सीरियसली चल रहा है। एक नाम और है विनोद तावड़े जी का, हाँ, उनका भी नाम लिया जा रहा है। एक नाम जो है और इंटरेस्टिंग बताऊं आपको, ये भी चली चंडू खाने की खबर कि साहब योगी जी को लाके अध्यक्ष बना दो और आपको कर दो। तो ये पहली बार सुना है। तो ये चली, ये पहली बार सुना है। आप यहाँ पहली बार सुना है, लेकिन ये भी चली उस समय जब ये बहुत हो रही थी ना रस्साकसी। अभी कुछ दिन पहले वो योगी जी, वो केशव जी दिल्ली आए, फिर पाठक जी आ गए, फिर वो आ गए। चली रही है, उस वक्त- अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही। उस वक्त ये भी एक चली थी कि शायद योगी जी को अध्यक्ष बना दिया जाए, संघ ये चाहता है। असल में संघ के नाम से कुछ भी कह दीजिए, मेरे मन में ये है कि सौरभ शर्मा को अध्यक्ष बना दे तो मैं कह दूंगा संघ ये चाहता है। अब संघ ना तो कंफर्म कर, दो ऐसे हैं सूचना स्रोत जो ना कंफर्म करते हैं ना खंडन करते हैं। आईबी एक संघ कि आईबी की रिपोर्ट है, आईबी कहता है, बताता नहीं कि है कि नहीं है, और संघ। तो ये चली थी, लेकिन मुझे लगता है शायद केशव जी जुगाड़ में है। केशव जी, देखिए केशव जी का जो एक बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संगठन सरकार से बड़ा है। वो दिल्ली में भी दिया उन्होंने, लखनऊ में भी दिया, बार बार दे रहे हैं। इसके क्या मायने, ये डिकोड करना चाहिए। मुझे लगता है कि रोहन शायद अच्छी तरह डिकोड कर पाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हम लोग तो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं। उनका नाम भी पर्चे पर है, लेकिन इतना मतलब आप कह रहे हैं। पर्चे पर है। सुनील बंसल भी सुनील, देखिए संगठन की दृष्टि से सुनील बंसल काफी, सुनील बंसल और विनोद तावड़े महाराष्ट्र की दृष्टि से। ओके। केशव जी जो ओबीसी पॉलिटिक्स जो बीजेपी की है, जो इस बार डिस्टर्ब हुई है लोकसभा चुनाव में, उसमें केशव मौर्य उस खांचे में फिट होते हैं। शिवराज सिंह चौहान फिट होते हैं और केशव मौर्य, लेकिन शिवराज सिंह चौहान चूंकि मंत्री बन गए तो इसलिए केशव जी का नाम भी है। तो इनमें से दो नाम तो सर सीधे सीधे उन यूपी से जुड़े हुए हैं, मतलब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, सुनील बंसल हम सब जानते हैं यूपी से उनका नाता क्या है। हैं तो राजस्थान के वो रहने वाले, लेकिन प्रभारी यूपी के सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं, 2013 से लेकर लोग के। कहते हैं अभी भी बड़े पावरफुल हैं यूपी। हाँ बिल्कुल पावरफुल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, नेतृत्व का मतलब नड्डा जी के अलावा जो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी हैं, उनका बहुत भरोसा प्राप्त है सुनील बंसल जी को, खासकर अमित शाह जी के बहुत ही भरोसेमंद, बेहद विश्वस्त। और इन दोनों नामों की एक और समानता है, इन दोनों लोगों का योगी जी से बहुत प्यार है, बहुत बहुत प्यार है। केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल जी का, है ना रोहन? बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या खबर चल रही है दिल्ली में? नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक तो सहमत हूँ जो नामों की बात करी, और जहाँ तक आईबी और संघ का है, उसमें आप दो नाम और शामिल कर दीजिए कि जब भी आज की डेट में पत्रकार भाजपा से जाके भाजपा कार्यालय में पूछता है ना, तो किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती वहाँ पे आईबी की तरह डोर्स क्लोज्ड हैं सबके। ये वो ज़माने निकल के 2014 से पहले, जब कांग्रेस में राजनीतिक पत्रकार या पॉलिटिकल कवरेज करने वाले जो पत्रकार होते थे, उनको सबको इंफॉर्मेशन लीक करी जाती थी, चाहे वो कैबिनेट का बर्थ हो। और आपको तो पता है कि कैबिनेट किस तरीके से फॉर्मेशन भी होती थी। उस दौर में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि कैबिनेट उस दौर में तो पत्रकार मंत्री ही बनाते थे। तो अब क्या होता है कि अगर मैं आज कदावर पड़ी देर के बाद हंसी है ये बात सुन के। हाँ बोलिए सर। तो उस दौर की बात एक अलग थी, लेकिन मैं आज ये बता दूं आपको कि और उसके पहले वाले दौर में भी बहुत ऐसी था। बिल्कुल, मनमोहन सिंह के पहले का भी दौर था, वहां भी खूब ओपन था मामला, वहां भी वो डिब्रीफिंग होती थी। तो लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री, अगर आज आप पीएमओ की कार्यशैली देखें पिछले 10 सालों की, प्रधानमंत्री अपनी ब्यूरोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। बीजेपी के फीडबैक को अगर आप हटा दीजिए, अभी एक उन्होंने स्टार्ट किया कार्यक्रम 360 डिग्री अपने मंत्रियों के लिए फीडबैक लेने के लिए। हर मंत्री के लिए 360 डिग्री फीडबैक आया करता था, और वो ब्यूरोक्रेट्स भी उनकी मंत्रालय की फीडबैक दिया करते थे। अब आप देख लीजिए किन किन लोगों की वापसी हुई है। राज्यवर्धन राठौड़ को सबने ख़त्म कर दिया था, राजस्थान में वापसी उन्होंने टिकट दी। उसी तरीके से अगर आप प्रहलाद पटेल के लिए देख लीजिए, यहाँ से टिकट काटा, उधर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाकर उन्होंने बोला कि आप वहाँ जाके मंत्री बन जाइए।
तो जो 360 डिग्री फीडबैक आता है ना सौरभ, वो इंटरनल फीडबैक प्राइम मिनिस्टर के बाद एक मैकेनिज्म जरूर रहता है, वही वो मैकेनिज्म को रेप्लिकेट करते हैं भाजपा में भी। ओके। विच मीन्स कि अगर आज वो स्टेट प्रेसिडेंट्स किसी को भी बनाते हैं तो स्टेट प्रेसिडेंट का जो पहला फीडबैक है वो प्रधानमंत्री को ही जाता है और फिर अमित शाह जी को जाता है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जिस पद पे बैठे हैं वो उसी तरीके से दूसरे पद की गरिमा भी रखते हैं और उसको एक सम्मान भी देते हैं। तो चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो अमित शाह हो, आज की डेट में मुझे याद है कि जब, क्योंकि इस मंच का जो एक स्वभाव है वो सब खुले हिसाब से सब कुछ डिस्कस होता है, तो जब प्रधानमंत्री से मेरी इंटरव्यू भी हुआ, खुले मंच में इंटरव्यू जब चल रहा था वहाँ पे भी, तो प्रधानमंत्री से मैंने सवाल पूछा कि आप ईडी और सीबीआई को यूज़ करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा मुझे तो ईडी के 5 अफसरों के नाम भी नहीं पता पहले। तो वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, चाहे वो सीबीआई को दें, ईडी को दें, जिसके अंडर सीबीआई ईडी रिपोर्ट करती हैं, आपको भी पता है ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, सीबीआई डीओपीटी के अंदर आती है और एमएचए के अंदर नहीं आती। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एमएचए के अंदर आती है। तो वो जो निर्णय जिसको देते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो अपना फीडबैक बार बार नहीं पता करते। ये भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ तक वरुण गांधी के टिकट काटने का सवाल था, प्रधानमंत्री ने, मुझे याद है किसी ने मुझे बताया कि जब प्रधानमंत्री ने डिस्कस किया कि वरुण गांधी की टिकट क्यों काटी गई है, तो प्रधानमंत्री ने उन लोगों से पूछा कि आपने क्या वार्तालाप रखने की कोशिश करी है वरुण गांधी से कि उनकी टिकट हम काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं? तो जवाब आया कि जी हमने उनको बताया और उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ आज सर संचालक की, या सपोज करिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की या राजस्थान की, तो कहीं ना कहीं क्योंकि प्रधानमंत्री संघ में इतना समय बिता के आए हैं, तो वो अपने जो निर्णय लेते हैं वो हमें नहीं बताने की उनकी जरूरत है, लेकिन वो एक सम्मान दे के ही वो निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मोहन यादव को या भजनलाल शर्मा को, अब तो उनको बहुत बड़ा फैसला लेना है, नहीं पार्टी का अध्यक्ष। मैं फिर भी बता रहा हूँ, लेकिन अगर जेपी नड्डा के नेतृत्व में 240 आया तो प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया कि उनको बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने उनको सब कुछ दिया है, स्वास्थ्य मंत्री बना के, स्वास्थ्य मंत्री राज्यसभा के नेता हैं, तो वो इज्जत देना जानते हैं और एक विश्वास जाहिर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता नड्डा कि जी जो है बहुत भरोसेमंद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के प्रभारी थे और जब शांता कुमार जी का युग था, तब धूमल जी और नड्डा जी को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो अब देखिए इस समय सवाल क्या है हमारे सामने, जैसे मुझे लिखा ब्रांड न्यू बीजेपी। शुभराज, आपको लगता है इस बीजेपी को जो एक किस्म का मतलब एक बहुत बड़ा जहाज बन चुका है, इसको अब एक रीओरिएंटेशन कह लीजिए या ओवरऑलिंग कह लीजिए, किसी तरीके की चर्निंग की जरूरत है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि सौरभ जी देखिए, एक जब हम लोग बड़े हो रहे थे उस समय जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स थे, जिसमें सुषमा जी थी, अरुण जेटली जी थे, मोदी जी भी थे, लेकिन मोदी जी उस समय नेपथ्य में थे, वो बहुत स्थिरता से काम कर रहे थे संगठन का। वो वाली बीजेपी और आज की बीजेपी में अंतर है। वो बीजेपी ज्यादा से ज्यादा विरोध की राजनीति करती थी और विरोध की राजनीति करना आसान होता है। अब 10 सालों के बाद जब सत्ता पक्ष में बीजेपी काबिज रही है और बहुत सारे अभूतपूर्व निर्णय ले चुके, ऐसे निर्णय ले चुके जिसको लेकर के कहा जाता है बीजेपी का जो आइडियोलॉजिकल अस्तित्व था, जिन इश्यूज को लेकर के था, वो सारे इश्यूज एक तरीके से मोदी जी ने सॉर्ट करके, फाइल क्लोज करके थमा दी जनता के हाथों में। तो अब तो पूरी तरह से चर्निंग, रीओरिएंटेशन, एक नया ब्रांड बीजेपी का बनना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है वो उस ब्रांड की कमी है जो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में भी रिफ्लेक्ट हुई, कि एक कार्यकर्ता अपने बाइक में खुद के पैसे से पेट्रोल भरवा करके अगर किसी आंदोलन में उतर रहा है या आपके लिए उतर रहा है, तो वो किस मुद्दे पर उतरे? कल वो राम मंदिर के मुद्दे पर उतर रहा था, क्या वो मुद्दा यूसीसी हो सकता है? मुझे नहीं लगता। क्या वो मुद्दा कोई भी मुद्दा उठा लीजिए जो देश में तो विजन काफी बड़ा होना चाहिए जी, वो लार्जर देन लाइफ विजन की जो बात है वो आज बीजेपी में कौन कर रहा है, ये भी प्रश्न पूछने लायक है। क्योंकि हर चीज अगर आप सोचेंगे कि मोदी जी को आउटसोर्स कर दिया जाए, मैं इलेक्टोरेट की तरफ से भी कह रही हूँ कि हर चीज का निर्णय मोदी जी लें, तो ये एक व्यक्ति से मैं सुपर ह्यूमन भी नहीं, मैं इन ह्यूमन एक्सपेक्टेशन कहूंगी। नहीं, लेकिन आखिरी ठप्पा तो उन्हीं का होता है ना। नहीं, ठप्पा होना अलग बात है, पर ये जो चर्निंग का प्रोसेस है, जो अगर भारतीय जनता पार्टी में जो भी अब अध्यक्ष बनेंगे, उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है वो यही होनी चाहिए कि आप एक चर्न करके एक बड़ा सा विजन, जैसे कि बात अभी रोहन कह रहे थे कि अलग अलग तरह से मोदी जी के पास फीडबैक आता है, तो आप आइटरेशन ऑफ प्रेजेंटेशंस तो बनाए ना बीजेपी। फाइनल प्रेजेंटेशन आप सीईओ के पास जाकर के देंगे, पर आइटरेशंस तो बननी चाहिए। वो आइटरेशंस मुझे लगता है अभी
बौद्धिक रूप से थोड़ा कम आइटरेशंस हो रहा है पार्टी में। सर ये पार्टी जो है इस वक्त बीजेपी क्या टोटली यूपी सेंट्रिक होकर सोच रही है क्या? नहीं, देखिए यूपी सेंट्रिक होकर पूरी तरह नहीं सोच रही। तात्कालिक यूपी एक तात्कालिक इशू है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी 24 घंटे यूपी पे ही सोच रहे हो या अमित शाह जी 24 घंटे यूपी पे ही सोच रहे हो, ऐसा भी नहीं है। यूपी उनके लिए कंसर्न है, इसलिए कंसर्न है कि यूपी गुजरात के बाद अगर सबसे ज़्यादा ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास किसी राज्य में थी वो उत्तर प्रदेश में, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा रिजल्ट आएगा। अगर सीटें मान लीजिए 63 थी 2019 में, तो 63 की अगर कम भी होती तो 55 रह जाती, 50 से ऊपर तो आनी चाहिए थी कम से कम, लेकिन वो 33 रह जाएंगे, ये निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा शौक है। 70 हो जाती है, 272 पार हो जाता पार हो जाता है ना? तो इसलिए यूपी कंसर्न है उनके लिए, लेकिन सिर्फ यूपी कंसर्न नहीं है, महाराष्ट्र भी उतना ही कंसर्न है। मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा कि जो भी नया अध्यक्ष बनेगा क्या बैकग्राउंड में यूपी चल रहा होगा उस फैसले को लेते हुए भी? देखिए, ये निर्भर करेगा कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और बैकग्राउंड में तब पता लगेगा कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। मैं उदाहरण मान लीजिए केशव मौर्य को बनाते हैं अध्यक्ष, तब निश्चित रूप से हम मानेंगे कि यूपी बैकग्राउंड में है। लेकिन अगर विनोद तावड़े को बनाते हैं तो यूपी बैकग्राउंड में नहीं है, फिर महाराष्ट्र बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो ये उस पर, लेकिन यूपी जो भी फैसला होगा अध्यक्ष को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी असर उस फैसले के पीछे जरूर होगा। अब वो किसको बनाते हैं ये तो न मुझे पता है, ना आपको पता है, हम चारों में से शायद नहीं, ठीक है वो पता है। सौरभ जी, मैं एक चीज इसमें कहना चाहती हूँ, पिछले 10 सालों में ये ट्रेंड देखा गया है कि जिन लोगों का नाम चल गया, जिनकी चर्चा हो गई, सही कह रही है। ये मुझे आज किसी ने कहा, आज मैं भारतीय जनता पार्टी वो तो नहीं बनेंगे, ये कहा जा आज सकता मैं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से मिल के आ रहा हूँ। खबर 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 नहीं, तो उनसे यही बात जो सुवर्षा कह रही, वही बात मैंने से दो चार नाम लिए, तो उनका जिनका नाम चल जाता है उनका विनोद जी होता नहीं है, ये आप जानते हैं। तो वही बात है। आप देखिए, ये 3 राज्यों की जब विधानसभा चुनाव जीती तो कौन कौन से नाम चल रहे थे? जी हाँ, सही बात। एक नहीं है, मोहन यादव का नाम किसी को नहीं था, भजनलाल किसी को नहीं पता था। हम ही लोगों ने 25 नाम ले लिए, एक नहीं आया उसमें से। जब उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया तो इतनी बार धन सिंह रावत का नाम चला और बन गए आपके। अरे सर, ये तीन पुष्कराल उसके बाद बने। इन 3 राज्यों में, इन 3 राज्यों में अभी जो चुनाव हुए थे ये पिछले साल, और ये जो आपने उत्तराखंड की बात की, गूगल करना पड़ा नाम, भूपेन्द्र जब चौधरी आया नाम ना कि ये चीफ मिनिस्टर है, सच में गूगल करना पड़ा। भूपेन्द्र चौधरी का नाम गूगल करना पड़ा गुजरात में, भूपेन्द्र चौधरी। हाँ, देखिए मोदी जी की, तो ये अध्यक्ष भी ऐसे मोदी जी की एक कार्यशैली है सरप्राइज एलिमेंट वाली, वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं। लेकिन सर, अध्यक्ष पार्टी का अभी तक ऐसा कोई अनसुना, अनजाना सा, बेगाना सा तो कोई कभी नहीं रहा। अब कितना ही पीछे चले जाइए, एक कद्दावर शख्सियत रही है। हाँ, नड्डा जी भी जब बने थे उसके पहले जनरल सेक्रेटरी रहे, और उनका एक बैकग्राउंड रहा है। गडकरी जी बने तो संस्थान का बहुत बड़ा हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके थे वो। हाँ, तो मतलब गडकरी जी के पीछे बैकग्राउंड था। तो ये बात तो सही है। इवन दक्षिण भारत के जो अध्यक्ष बने, जना कृष्णमूर्ति और इस लोग, मंगारू लक्ष्मण, तब भी उनका पार्टी के अंदर एक रोल रहा, बड़ा रोल रहा। मुझे, और अगर आप मान लीजिए, फर्ज कीजिए, अब हम चलिए इन्हीं नाम, जो भी 2-3 नाम सर ने लिए उस पर बात करना। अब मान लीजिए आप केशव मौर्य साहब को दे देते हैं जिम्मेदारी, सबको मालूम है उनका और योगी जी का क्या है, तो क्या मैसेज जाएगा या योगी जी को? ये मैसेज तो देना ही देना है ना। अच्छा, ये देना है, ये मैसेज तो योगी जी से ज्यादा उत्तर प्रदेश को भी देना है, योगी जी को भी देना है। ओ, देखिए, उत्तर प्रदेश का जो पहली है भाजपा के लिए, वो सबसे बड़ी दुविधा वहाँ ये है कि योगी जी की अपनी एक लोकप्रियता हो गई है। उन्होंने जिस तरह काम किया है तो उन्होंने अपनी एक लोकप्रियता अर्जित की। जब 2017 में बने थे तब योगी जी सिर्फ गोरखपुर के सांसद थे, लेकिन आज योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश के एक सर्वमान्य नेता के रूप में हैं, और 2022 का इलेक्शन जिताने में उनकी बड़ी भूमिका रही। दोबारा रिपीट, और पॉपुलैरिटी यूपी के बाहर भी है। पॉपुलैरिटी उनकी, जैसे मोदी जी की पॉपुलैरिटी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे अक्रॉस इंडिया थी, वैसे ही योगी जी की पॉपुलैरिटी सिर्फ यूपी में नहीं, अक्रॉस इंडिया है। तो इसलिए योगी जी को बदलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, न बदलने का नुकसान ये है कि जो पिछड़ा और दलित जो गया है बाहर बीजेपी के फोल्ड से, जिसको 2014 में और 2017 में एक अम्ब्रेला बना के अमित शाह जी ने अपनी रणनीति से और जातियों का पूरा समूह इकट्ठा करके उनको यादव, कुर्मी और उससे मौर्य और शाक्य से उन्होंने हिंदू बनाया था, पूरा अम्ब्रेला वो बिखर गया। तो उसको लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा।
वो कैसे करेंगे? नहीं तो क्या ये आप ये योगी जी को हटाने वाली बातें आपसे नहीं कब से चल रही हैं? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मतलब 22 चल से रही चल हैं। रही है। नहीं मैं वैसे ही पूछना चाह रहा हूँ, कई बार लोग हमसे कहते हैं यार तुम कुछ भी बात कर रहे हो, तो कुछ भी खबर चला रहे हो, तो योगी को कोई हटा सकता है क्या? कोई सवाल है क्या? तुम भी कैसी चर्चा पत्रकार लोग कर लेते हो आपस में? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ आपसे, आपने सुनी है कभी ये बात होती हुई कहीं सर्कल्स में कि नहीं? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं कुछ चीजें ऐसी बताता हूँ जो पब्लिक डोमेन में है। अपनी ही सरकार के खिलाफ 150 से ज्यादा विधायक विधानसभा में रात भर धरना देते हैं, अपनी सत्ताधारी। ये कभी सुना आपने? यूपी में हुआ विधानसभा में 2021 में तत्कालीन प्रभारी उत्तर प्रदेश से राधा मोहन सिंह जाके दिल्ली लखनऊ बैठते हैं 3 दिन। अरविंद कुमार शर्मा को भेजा जाता है यहां से इस्तीफा दिला के लखनऊ, और चर्चा होती है, खूब चर्चा होती है, हम सब करते हैं मीडिया अखबार में कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, गृह विभाग दिया जाएगा, गोपन दिया जाएगा और अभी आसूचना दिया जाएगा, जो उनके जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। योगी जी उनको उप मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, उनको मंत्री तक नहीं बनाते, वो खाली उपाध्यक्ष बन जाते हैं। 15 थे उसमें 16वें नंबर पे आ जाते हैं। 3 डीजीपी उत्तर प्रदेश में एक्टिंग बनते हैं, फुल फ्लेज डीजीपी नहीं आता। चीफ सेक्रेटरी यहां से जाते हैं मिश्रा जी, उनको 4 या 5 एक्सटेंशन मिलते हैं। अब जाके एक मुकम्मल चीफ सेक्रेटरी आए मनोज कुमार सिंह। तो ये जो चीजें हैं ना, ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि आप सामने वाले को काम ही नहीं करने देना चाहते, मतलब कहीं ना कहीं रस्साकसी है, टकराव बिल्कुल है। है। तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में है, इसके लिए आपको हमको गूगल करने की जरूरत नहीं मैं कह रहा हूं, अभी आप ही ने कहा और सब लोग मानते हैं कि योगी जी की एक लोकप्रियता है, योगी जी ने यूपी में जो काम किया उसकी वजह से, और हर आदमी ये नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा सुपरमैन नहीं हो सकता, भाई सभी कुछ अच्छा ही कर लेगा, कुछ कमी भी होगी यूपी में, बिल्कुल होगी। लेकिन एक आदमी अचानक से एसेट से लायबिलिटी तो नहीं बन जाएगा ना, क्योंकि एक चुनाव में आपकी 30 सीटें कम हो गई। उसमें फिर आकलन ये भी होगा ना कि वो जब 30 सीटें कम हुई तो उस समय आपका फीडबैक लगातार क्या था? क्या योगी जी का फीडबैक ये था कि हम सीट हार रहे हैं, या योगी जी का फीडबैक भी वही था जो सेंटर का फीडबैक था? भाई जब निर्णय होता है सीटों का, तो वो निर्णय तो सेंट्रल भाजपा के पास होती है, वो निर्णय तो स्टेट के पास नहीं होती। पर आप वो बैठ करके देखेंगे ना, फिर तो एक्सेल शीट एनालिसिस होगी, जिस कंपनी ने काम किया, जिस डेटा एजेंसी ने काम किया, उस डेटा एजेंसी का क्या फीडबैक था, क्या स्टेट की जो एजेंसीज थी और सेंट्रल की जो एजेंसीज थी, क्या उसमें अलाइनमेंट था? ये भी तो निष्पक्ष रूप से इसको देखा जाना चाहिए। दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि आज हम पर्सनालिटीज पे तो बात कर सकते हैं। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मुझे आज पता चला, मैं ऐसे ही इलेक्शन कमीशन की का देख रही थी कि पूरे यूपी से आज अगर भारतीय जनता के पार्टी के पास अगर कोई एक महिला सांसद है तो वो हेमा मालिनी जी है। आप बताइए, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, 50% आबादी को लेकर के मोदी जी का क्या विजन है महिलाओं को लेकर के और महिला वोटर्स को लेकर के, ये अब जग विख्यात है। ये एक बहुत बड़ा, ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो सुनने में बहुत जो सुनने में बहुत छोटे फैक्टर्स लगते हैं, बट ये आपको बिहार और यूपी की राजनीति आपको समझना पड़ेगा। एक स्मृति ईरानी जी का चुनाव हारना, उस पर भी अलग से हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी एक सशक्त महिला नेत्री के रूप में तो उनकी छवि है। तो आपके पास ऐसी कितनी स्मृति ईरानी आपके पास और हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हम अगर आप चर्चा आगे बढ़ाएंगे ही इस सत्र में कि आगे भाजपा का भविष्य क्या होगा, तो भाजपा के अंदर विमेन लीडरशिप का भविष्य क्या है? बहुत लोग चर्चा कर, बहुत लोग पूछ रहे हैं विमेन कोई पहली महिला अध्यक्ष भी मिल सकती है भाजपा को? हाँ, बन सकती है। अभी तक तो नहीं बनी। सुषमा जी जब थी तो बहुत चर्चा थी सुषमा जी के बनने की, लेकिन नहीं बनी। अब क्यों नहीं बनी? जबकि सुषमा जी में सारी योग्यताएं थी भाजपा अध्यक्ष बनने की, उनकी स्वीकार्यता, उनकी भाषण शैली, संगठन के प्रति उनका पूरा वो जो है समर्पण, विचार, तो सब कुछ था, लेकिन नहीं बनी। ये आप अगर बन सकती है, लेकिन कौन हो सकता है वो नाम ही नहीं याद आता। ऐसी कोई भी आपने कोई रूमर सुने? नहीं, लेकिन सौरभ, जहाँ तक मैं शुभेच्छा की बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि हेमा मालिनी एक आज कद्दावर नेता है, स्मृति ईरानी कहीं खोजनी पड़ेंगी, ये भाजपा को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या किसने गद्दारी करी है। क्योंकि अगर आप आज भाजपा की रणनीति देखिए, सब कोई पूछता है कि कहाँ जितिन प्रसाद कांग्रेस से उठ के आए, कैप्टन अमरिंदर, हेमंता बिस्वा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, किसी को भी उठा लीजिए, सारे जो बड़े नेता हैं ना आज, वो कांग्रेस से उठ के आ रहे हैं। आज बीजेपी का जो अपना न्यूक्लियस है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क तो है, एक प्रश्न बहुत बड़ा लग चुका है। तो उसके कारण जो नीचे के लोग होते हैं ना, चाहे वो बूथ वर्कर्स हो, मुझे याद है कई बार जब भी मेरी मुलाकातें होती, क्योंकि यूपी में मैं संपादक रहा एक अखबार के लिए, और मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में बड़ा विश्वास किया करता था। तो पूर्वांचल से लेके पूर्व तक, अब आप सोचिए कि क्योंकि सुभद्रा ने बात करी उत्तर प्रदेश की,
और हम लोग बात कर रहे हैं विनोद जी भी उसकी उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा। अब आप मुझे बताइए कि क्या योगी जी से फीडबैक लेना क्या गलत था? अगर आप ये समझ लेते थे कि बलिया में नीरज चंद्रशेखर के बेटे को, भाई वो वहाँ से एक चुनाव ऑलरेडी हार चुके हैं एक दूसरी पार्टी से, वो एक दूसरा मसला है। आप साकेत मिश्रा को ला रहे हैं, निपेंद्र मिश्रा के बेटे को, जो प्राइम मिनिस्टर में एक ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं। फीडबैक कोई लिया नहीं आपने ग्राउंड पे कि कितना सपोर्ट? हम लोग चलो इस पर रोहन ने नहीं, मैं बहुत वैसे बातें बता- की। सबसे ज्यादा जो मुरादाबाद से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी आते हैं, और मुरादाबाद में जिनको टिकट दिया गया सर्वेश कुमार सिंह को, वो तो आईसीयू में पड़े हुए थे, डेथ बेड पे थे, कैंसर में थे, जूझ रहे थे। और feedback तो क्या फीडबैक था भाई आपका? अयोध्या फीडबैक मैं मैकेनिज्म तो ये जानना मानने जरूरी है। को ही नहीं तैयार हूं कि अयोध्या जैसी सीट में सेंट्रल बीजेपी के पास फीडबैक गया ही नहीं होगा कि आपने कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती की। ये मानने वाली बात ही नहीं है। अब सब इतना फीडबैक ले रहे हैं। अभी 4 जून से फीडबैक लिया जा रहा है, और जब वो जो कवायद है वो खत्म ही नहीं होकर के दे रही है। ज्यादा नहीं फीडबैक नहीं, हो मैं रहा ये है। नहीं कह रही कि फीडबैक नहीं मिला होगा, मैं ये कह रही हूँ उस फीडबैक को अनसुना किसने किया? अब जवाबदेही तो यही वहां राज बननी है ना। चाहिए। अब देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि जब प्रधानमंत्री के पास- जब कत्ल हो जाता है तो उसके बाद सब लोग लग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में। पहले पुलिस आती है, फिर पुलिस जो है पोस्टमार्टम का टेबल आपने बिछाया है आज, हाँ, सौरभ जी। नहीं, पहले पुलिस आएगी, पुलिस पंचनामा करेगी, ठीक है। उसके बाद पंचनामे के बाद फिर जो है इंस्पेक्टर लगेगा, वो कुछ छानबीन करेगा, क्राइम ब्रांच आएगी, फिर क्राइम ब्रांच आती है, फिर डिमांड होगी सीबीआई हाँ, फिर इंक्वायरी। कहते हैं नहीं ये नहीं, सीबीआई इंक्वायरी कराओ, फिर कहते हैं जुडिशियल इंक्वायरी कराओ इसकी, फिर कोई कहेगा सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में, सिटिंग जज से जांच। तो यही सब अभी चल रहा है। अभी इसमें जितने लोग हैं सब समीक्षा में लगे हुए हैं। मजेदार बात तो यह है, योगी जी समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। आज इनकी समीक्षा बैठक में केशव प्रसाद मौर्य को आना है, या अलग अलग मंडलों की समीक्षा बैठक बुलाते हैं पिछले कई रोज से। मुरादाबाद की बुलाई, यहाँ की बुलाई, वहाँ की बुलाई, आज इनको प्रयागराज की भी बुलानी है, और वहाँ के लोकल विधायकों से, नेताओं से, सांसदों से, सबसे अपने घर पर मिलाकर पूछते हैं। अब केशव जी जाएंगे इनकी आज स्टॉक टेकिंग मीटिंग, खबर होगी, केशव जी जाएंगे तो खबर बनेगी, नहीं जाएंगे तो और बड़ी खबर बनेगी। और उससे भी बड़ी खबर और यही एक्सरसाइज केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं, योगी जी से ज्यादा। रोज दर्जनों नेताओं से इनकी मुलाकात हो रही है। सौरभ, एक उससे भी बड़ी खबर बताऊं कि 28 को सरसंघचालक भी दिल्ली आ रहे हैं दौरे पे 2 दिन के। तो वो जो 2 दिन का जो दिल्ली दौरा है, हाँ। उसमें कुछ बहुत बड़े मुद्दे होने वाले, जिसमें यही एक सबसे बड़ा। सर एक शेर और, एक इसी मौके का एक शेर और आ गया, बताइए। तो देखिए साहब, ऐसे हैं अभी बीजेपी के हालात। चेहरे पर मुस्कान, दिल में लिए खाई बैठे हैं। चेहरे पर मुस्कान, दिल में लिए खाई बैठे हैं, करके सारे भाई हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। चेहरे पर मुस्कान, दिल में खाई लिए बैठे हैं, करके सारे भाई हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की। क्या बात। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे, सारे भाई इकट्ठे पहली बार, क्योंकि वसीयत होने वाली है, अध्यक्ष कौन बनेगा, तो इसीलिए सर ये हालात चल रहे हैं। नहीं, अध्यक्ष कौन बनेगा इस प्रश्न पे हमको आना चाहिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, अभी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, और शायद झारखंड के दिसंबर में वैसे ड्यू है, लेकिन वो हो सकता है अक्टूबर में हो जाए। करेक्ट। और खबर तो ये भी है, चूंकि आपने कहा खबर भी देनी है, कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि बिहार के प्रीपोन्ड करके इनके साथ करा दिया जाए। ये बहुत दिनों से नीतीश कुमार जी की इच्छा है, हालांकि ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये जब आरजेडी से अलग हुए थे तब भी उनका एक इशू था ये। अब वो होगा कि नहीं होगा अलग बात है, लेकिन जिस तरह बिहार को पैकेज मिला है बजट में, तो ये माहौल उनके पक्ष में है कि अभी चुनाव करा दें तो उसका फायदा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में अध्यक्ष जो बनेगा बीजेपी का, तो खाली यूपी सेंट्रिक होगा, या इन सारे जो इस चुनाव होने वाले हैं विधानसभाओं के, और उसके बाद आगे फिर दिल्ली के हैं, फिर बिहार के हैं, उस हिसाब से बनाया जाएगा। 3 साल के लिए अध्यक्ष बनना है, तो ये। अरे सर, एक आपसे एक चीज पूछूं सर, मतलब मैं नहीं शेयर नहीं, एक चीज पूछनी है आपसे। मतलब मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे योगी जी कल दिल्ली आ रहे हैं, वैसे तो उनको नीति आयोग की मीटिंग के लिए आना है, फिर उनकी मोदी जी से, अमित शाह जी से, नड्डा जी से बातचीत होनी है। तो मान लीजिए मैं योगी जी हूँ, आप मोदी जी हैं, ये अमित शाह जी हैं, ये नड्डा जी हैं, और कैसे कैसे बात होती होगी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री कैसे पूछते होंगे कैसे हैं योगी जी? पहले तो योगी जी आते हैं, नमस्कार, वो सब होगा।
उसके बाद फिर वो सीधे सीधे पूछते हैं कि हाँ क्या हो गया था यूपी में, बताओ। ये तो हो चुका होगा। नहीं ना, किसी ये किससे तो- ये भी क्योंकि- ऐसे भी पूछा था, किसी दिक्कत है क्या, इसे कोई परेशान कर रहा अब है? देखिए ये बातचीत तो हो चुकी होगी, क्योंकि तो दिल्ली आ चुके हैं ना चुनाव के बाद, ये सब तो हो चुकी हो, क्या गड़बड़ हुआ, कैसा हुआ, नहीं, आप क्या कैसे बात अब तो ये बातचीत होगी कि भाई ये बताइए कि ये 10 उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव आपके हिसाब से टिकट दिए जाए या हम भी कुछ इसमें दें, ये जिता के लानी है 10 सीटें। अब तो ये बात होगी, और अगर नहीं जिता पाए तो फिर योगी जी थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। ये अब तो और फिर योगी जी ने बता दिया कि सर मैं तो जिता ही दूंगा, दिक्कत मुझे इनसे। फिर नहीं, ये दिक्कत क्या है कि पार्टी के अंदर दिक्कत जिससे होती है उसके बारे में कोई कहता नहीं कि दिक्कत इनसे सामने, अच्छा, पीठ पीछे सब कहते हैं इनसे दिक्कत है। क्योंकि दरअसल क्या है कि जो अभी सुभ्रष्टा कह रही थी कि वो जो पहले की बीजेपी थी उसमें बहुत, अब हमें तो वो दृश्य याद है 11 अशोक रोड का, जब मीटिंग में से हुआ भारती उठकर के हाँ, और बिल्कुल सुनाते लाइव हुए- टीवी पर सर, लाइव टीवी पे, यस, और निकल गई थी बाहर पार्टी- अडवाणी जी को और सुनाते हुए। आज आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अब ये अनुशासन भी है और आप इसको कुछ भी मान लें। नहीं, लेकिन फिर वही उमा भारती मोदी वन सरकार में मंत्री भी बनी। बनी, मैं ये नहीं, मैं तो खाली वो बता रहा हूँ कि उस समय का माहौल ऐसा था। कल्याण सिंह दिल्ली में बैठे बैठे, अटल जी लखनऊ से एमपी थे, प्राइम मिनिस्टर थे देश के, और कल्याण सिंह से वहीं बैठे बैठे अटल जी के खिलाफ बयान देते थे 5वीं तारीख पर मुख्यमंत्री के रूप में, और चल रहा था। आज वो स्थिति नहीं है। आज चाहे कितना अंदर घमासान हम लोगों को खबरें मिलती हो, लेकिन प्रकट रूप से कम आपने कोई बयान नहीं सुना होगा कि योगी जी बोल देंगे मोदी जी के खिलाफ, पर विनोद जी या मोदी जी बोल दें योगी जी के खिलाफ। पर विनोद जी, उसके लिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री ना जिस तरीके से अपने कार्यशैली उन्होंने रखी है, वो उस तरीके के कप्तान है कि अगर बल्लेबाज 5 बारी 0 भी स्कोर करता है ना, वो तब भी उसको बैकिंग पूरी देते हैं। जहां से भी आप हार के भी आ जाएं, वो फिर भी उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस नहीं, और अगर दूसरा वो रनर्स एंड पे जो खड़ा है वो जबरदस्ती रन आउट करा रहा है बार बार, वो उसका ख्याल मुझे लगता है नहीं, हमेशा नहीं लेकिन कर एक चीज सकते और भी है, एक बार जब बल्लेबाज उनकी नजर से उतर जाता है ना, दोबारा बल्ला पकड़ाते भी नहीं है। पर राज्यवर्धन राठौर ये गुजरात से आप देख लीजिए, अभी तक बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जो उनको दोबारा बल्ला पकड़ने का मौका नहीं मिला, जो उनके नजर से अगर उतर गया तो। अब आप देखिए ये ब्रांड न्यू बीजेपी जो है, ये क्या कैसी रुख में आती है, कैसे स्वरूप में आती है, अब ये सब तब पता चलेगा हमको जब पार्टी अपने नए अध्यक्ष का नाम तय कर लेगी। अब जैसा भी यहाँ बात हुई, जिन नामों की चर्चा हो जाती है सार्वजनिक तौर पर, वो कभी बनते नहीं है, तो क्या ऐसा कोई सरप्राइज नाम है भाई? वो भी दूर दूर तक सोच रहे हैं भी हम लोग भी, कोई ऐसा मोहन यादव हो जाए क्या, कोई भजनलाल शर्मा, ऐसा कोई भजनलाल शर्मा जो अध्यक्ष बन जाए इस बार पार्टी का, कोई पहली महिला अध्यक्ष मिल जाए, सुभ्रष्टा खुश हो जाएंगे। सुभ्रष्टा कह रही है आज एक सांसद है, महिला सांसद पूरे यूपी से। तो इन सब बातों का खुलासा तब होगा जब आपको हम बताएंगे कौन बनने जा रहा है बीजेपी का अध्यक्ष। आप लोगों को प्रोग्राम कैसा लगा ये सर जरूर बताइएगा मुझे आप। और आप आए प्रोग्राम में, बहुत अच्छा लगा। वक्त आज इतना ही था मेरे पास, लेकिन बहुत शुक्रिया विनोद जी। एक शेर सुना दो, अरे क्या बात है, कविता के फॉर्म में शेर। सूनी आंखों में मधुर चित्र पटल बनते हैं, सूनी आंखों में मधुर चित्र पटल बनते हैं, रात के स्वप्न सवेरे के कमल बनते हैं। मेरे बचपन के घरौंदों पे हंसने वालों, ये घरौंदे ही बड़े हो के महल बनते हैं। तो आपका प्रोग्राम एक महल का स्वरूप लेगा। क्या बात है सर, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। शुभ्रष्टा जी बहुत शुक्रिया आपका, रोहन बहुत शुक्रिया एक बार फिर प्रोग्राम में आने के लिए। तो दोस्तों, आपका ये प्रोग्राम रोज इस तरह 6 बजे आता रहेगा, हंसते मुस्कुराते सारी बातें आपको हम लोग बताते रहेंगे। खुल्लम खुल्ला मुलाकात आप से फिर कल शाम को 6 बजे होगी आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र।